जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1971 के ऐतिहासिक युद्ध क्षेत्र लोंगेवाला का दौरा किया और भारतीय सेना के द्वारा आयोजित एक कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन एक्सरसाइज का भी निरीक्षण किया। इस अभ्यास में दोस्तों जो नई यूनिटें तैयार की गई हैं, जैसे कि भैरव बटालियन और आशिन प्लाटून, उन्होंने भाग लिया, जिन्होंने अत्याधुनिक तरीके के साथ अपने ऑपरेशन कौशल का प्रदर्शन किया। और इस दौरान सेना ने दिखाया कि कैसे वो पुरानी विरासत और नई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को मिलाकर भविष्य की जंग की तैयारी कर रही है। आप देख सकते हैं खुद ही, जिसमें कि स्वाम्स और कामिकेजी ड्रोन्स, रोबोटिक म्यूल्स और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम देखा जा रहा है। और दोस्तों, ये तस्वीरें देखने के बाद ऐसा लगता है कि भारतीय सेना पूरी तरीके से स्वदेशी, आधुनिक और फ्यूचर रेडी फोर्स बन चुकी है। इसके अलावा दोस्तों, भारत का 5th जनरेशन का फाइटर जेट AMCA अब हकीकत बनने के काफी करीब है। दरअसल एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने बताया कि AMCA प्रोजेक्ट के लिए जो बड़ी टेस्ट सुविधा बन रही है, उसे आयरन बर्ड टेस्ट फैसिलिटी कहा जा रहा है, जो कि 2028 तक पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी और 2029 में AMCA की फर्स्ट फ्लाइट किए जाने की योजना है। आयरन बर्ड फैसिलिटी दोस्तों मैं आपको बता भी चुका हूं, जो कि एक जमीन पर बना टेस्ट सिस्टम होता है। इसे असली एयरक्राफ्ट जैसा बनाया जाता है, लेकिन ये उड़ता नहीं है। इस पर इंजीनियर सारे सिस्टम्स की जांच करते हैं, जैसे कि फ्लाई बाय वायर सिस्टम, इंजन और हाइड्रोलिक सिस्टम्स, रडार और एवियोनिक्स का। इससे ये पता चलता है कि एयरक्राफ्ट के सभी हिस्से एक साथ ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। अगर कोई गलती या तकनीकी दिक्कत है तो वो यहाँ पकड़ ली जाती है, ताकि उड़ान के समय कोई जोखिम ना हो। बाकायदा ADA ने इसके निर्माण के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया है। देश की कंपनियों को बोली लगाने के लिए इसके लिए कहा गया। योजना के मुताबिक अक्टूबर 2025 से काम शुरू हो चुका है इसमें, और 30 महीनों के अंदर यानी कि अप्रैल 2028 तक ये फैसिलिटी पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी। इसके बाद इंजीनियरों के पास पूरा 1 साल होगा AMCA के सभी सिस्टम्स को टेस्ट करने का। हालांकि भारत को ये पता है कि हमारा तेजस फाइटर जेट प्रोग्राम काफी लेट हुआ, इसकी टेस्टिंग इंटीग्रेशन में देरी हुई, लेकिन अब आयरन बर्ड से पहले से ही 1000 घंटे से ज्यादा ग्राउंड टेस्ट हो सकते हैं, जिससे असली फ्लाइट में कोई खतरा नहीं रहेगा। मतलब साफ है कि भारत अब एयरक्राफ्ट बना नहीं रहा, बल्कि भविष्य की तैयारी भी कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों, DRDO अब क्वांटम टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, जो समुद्र की गहराई में 200 मीटर तक छिपी सबमरीन्स को भी पहचान सकता है। ये जानकारी खुद DRDO के प्रमुख डॉक्टर समीर V कामत ने दी है। उन्होंने कहा कि DRDO 3 प्रमुख क्वांटम क्षेत्रों में काम कर रहा है। पहला क्वांटम कंप्यूटिंग, दूसरा क्वांटम सेंसिंग, तीसरा क्वांटम कम्युनिकेशन। इनमें से क्वांटम सेंसिंग का इस्तेमाल सीधे एंटी सबमरीन वॉरफेयर में किया जा सकता है। अब देखिए, जब कोई सबमरीन पानी के अंदर चलती है तो उसका स्टील का शरीर धरती के चुंबकीय क्षेत्र को थोड़ा बदल देता है, और ये बदलाव बहुत ही छोटा होता है। लेकिन क्वांटम सेंसर्स इतने ज्यादा संवेदनशील होते हैं कि वो इन छोटे चुंबकीय बदलाव को भी पकड़ सकते हैं। इन सेंसर्स को UAV या फिर एयरक्राफ्ट पर भी लगाया जा सकता है, जो ऊपर से उड़ते हुए नीचे के समुद्र में छिपी पनडुब्बियों को शांत तरीके से ट्रैक कर सकते हैं। अब ऐसे में आपके मन में सवाल आ रहा होगा, क्या सोनार की जगह क्वांटम सेंसर्स लेंगे? दोस्तों, अभी तक पनडुब्बी पकड़ने के लिए सोनार सिस्टम का इस्तेमाल होता है, जो पानी में साउंड वेव्स भेजता है। लेकिन दिक्कत ये आती है कि जैसे ही सोनार कोई सिग्नल भेजता है, दूसरी तरफ की पनडुब्बियों को पता चल जाता है कि हमें कोई खोज रहा है। लेकिन क्वांटम सेंसर्स ऐसा नहीं करता, ये पैसिव डिटेक्शन करता है, यानी कि ये बिना कोई सिग्नल भेजे सिर्फ चुंबकीय बदलाव को देखकर पनडुब्बियों को पहचान लेता है, यानी कि स्टेल्थ और सेफ डिटेक्शन है। बाकायदा दोस्तों, DRDO के वैज्ञानिक ऐसे मैग्नेटोमीटर्स बना रहे हैं जो पिकोटेस्ला लेवल के बदलाव को पकड़ सकते हैं। 1 पिकोस्टेला का मतलब है 1 ट्रिलियनवां हिस्सा। इतनी सटीकता हासिल करना दोस्तों बहुत बड़ी तकनीकी सफलता मानी जाती है। इवन DRDO के प्रमुख ने कहा कि यह अब कोई दूर की बात नहीं है, अगले 2 से 3 सालों में हमें इस तकनीक की स्वदेशी क्षमता मिल जाएगी। और इवन DRDO ने अब रिसर्च से आगे बढ़कर प्रोटोटाइप स्टेज में कदम रख लिया है। मतलब साफ है कि क्वांटम सेंसर जैसी तकनीक भारत को एक बड़ी स्ट्रैटेजिक एज दे सकती है, और ये सिस्टम अगर सफल होता है तो भारत को विदेशी तकनीक पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। मतलब क्वांटम सेंसिंग सिर्फ बुक्स तक या लैब्स तक सीमित नहीं है, अब इसका प्रोटोटाइप तैयार हो रहा है। वहीं दोस्तों, DRDO की गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने अपने स्वदेशी स्मॉल टर्बोफैन इंजन यानी कि STFE, जिसे कि माणिक इंजन कहा जाता है, उसका डेवलपमेंट पूरा कर लिया है। अब इसका मास प्रोडक्शन शुरू होने वाला है, जो भारत की नई क्रूज मिसाइल्स को ताकत देगा। माणिक इंजन एक छोटा लेकिन शक्तिशाली टर्बोफैन इंजन है, जो लगभग 400 से 450 kgf का थ्रस्ट जनरेट करता है। इसका इस्तेमाल निर्भय जैसी सबसोनिक क्रूज मिसाइलों में किया जाएगा। पहले भारत की क्रूज मिसाइलें विदेशी इंजनों पर निर्भर थी, जिससे प्रोजेक्ट में देरी होती थी और एक्सपोर्ट में भी दिक्कत आती थी। लेकिन अब माणिक इंजन पूरी तरीके से तैयार है, जो स्वदेशी है। इससे भारत न केवल आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि भविष्य में मित्र देशों को ऐसे इंजन एक्सपोर्ट भी कर सकता है। और भारत की तीनों सेनाओं को अगले कुछ सालों में करीबन 1000 क्रूज मिसाइलों की जरूरत है। इन्हें पूरा करने के लिए GTRE अब इनकी प्रोडक्शन क्षमता को बढ़ा रहा है, ताकि तेजी से इंजन बनाए जा सके और डिलीवरी में देरी ना हो। इवन GTRE अब इंजन के कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों को 3D प्रिंटिंग से बनाने की योजना पर काम कर रहा है, जिससे प्रोडक्शन का समय कम होगा, लागत घटेगी और सप्लाई चेन पर निर्भरता कम पड़ेगी। दुनिया भर में अब टरबाइन ब्लेड, कंबशन चैम्बर और इंजन केसिंग जैसे पार्ट्स 3D प्रिंटिंग से बनने लगे, और भारत भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। और आपको मैं बता दूं कि ब्रह्मोस एरोस्पेस ने DRDO को 15 माणिक इंजन भी सौंपे हैं।
लेकिन अब इनका सीरियल प्रोडक्शन शुरू होने वाला है और ये भारत के लिए स्ट्रैटेजिक सेल्फ रिलायंस की एक बड़ी छलांग मानी जा सकती है। कल मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि डीएससी ने कुछ गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है जिनकी कुल कीमत करीबन 79,000 करोड़ रुपए है। इनमें सबसे खास है CLRTS/DS यानी कि कोलैबोरेटिव लॉन्ग रेंज टारगेट सैचुरेशन डिस्ट्रक्शन सिस्टम। ये एक एडवांस ऑटोनॉमस ड्रोन सिस्टम है। इसे फुल ऑटोनॉमस ऑपरेशन के लिए बनाया गया है, मतलब ये खुद उड़ेगा, खुद नेविगेट करेगा, खुद लक्ष्य को पहचानेगा और खुद हमला करेगा। इसे खास तौर पर स्वार्म टैक्टिक्स के लिए डिजाइन किया जा रहा है, यानी कि बहुत सारे ड्रोन्स एक साथ मिलकर हमला करेंगे। ऑपरेशनल रेंज 1100 किलोमीटर बताई जा रही है। लगभग 80% ड्रोन वॉरहेड लेकर जाएंगे, बाकी 20% ड्रोन इंटेल और नेविगेशन का काम करेंगे। इवन GPS डिनाइड यानी कि जामिंग वाले इलाकों में भी ये AI और ऑनबोर्ड सेंसर से काम कर सकते हैं। दोस्तों ये सिस्टम दुश्मनों के रनवे, कमांड सेंटर्स या फ्यूल डिपो जैसी चीज़ों को निशाना बनाकर कई वेक्टर हमले कर सकते हैं और जंग में ये मैंडेट प्लेटफॉर्म्स पर निर्भरता घटाएगा और जोखिम कम करेगा। इनकी खासियतों की बात की जाए तो स्वार्म इंटेलिजेंस से कर सकते हैं, लॉइटरिंग कैपेबिलिटी होगी, इंक्रिप्टेड मैश लिंक्स होंगे यानी कि डेटा सुरक्षित और भरोसेमंद तरीके से शेयर हो सकता है, पेलोड के वेरिएंट्स होंगे यानी कि अलग अलग तरीके के हथियार रखे जा सकते हैं जैसे बंकर पेनिट्रेशन, ग्रिड डिस्ट्रप्शन आदि के। तो इससे पहले डिफेंस अपडेट में मैंने आपको ये बताया था कि भारतीय कंपनी रघुवंशी ने 18 महीनों के अंदर एक पूरा इंजन डेवलप किया है जिसका नाम इंदिरा इंजन फैमिली है। कंपनी ने 4 छोटे माइक्रो टर्बोजेट इंजन्स बनाए हैं जिनकी थ्रस्ट रेंज है 14 kgf, 19 kgf, 25 kgf और 40 kgf। इनका इस्तेमाल UAVs, टारगेट ड्रोन और लॉइटिंग मिशंस में होगा। लेकिन दोस्तों असली खबर तो ये है कि रघुवंशी ने ऐलान कर दिया है कि अब वे एक 4.9 किलोन्यूटन क्लास टर्बोफैन इंजन तैयार कर रहे हैं जो करीबन 500 kgf थ्रस्ट देगा। ये वही कैटेगरी है जो क्रूज मिसाइल या फिर 1 टन क्लास के UAVs को उड़ाने के लिए काफी होती है। साथ ही ये वही थ्रस्ट रेंज भी है जो अमेरिका की टॉमहॉक या AGM-86 जैसी क्रूज मिसाइलों में इस्तेमाल होने वाले इंजनों की होती है। मतलब साफ है कि अगर रघुवंशी का ये इंजन बन पाता है तो भारत के पास होगा स्वदेशी क्रूज मिसाइल इंजन जो निर्भय क्लास के वेपन्स और भविष्य के जो भारी UAVs हैं उन पर लगाया जा सकेगा। अब तक भारत इस तरीके के इंजनों को विदेशी सप्लायर्स से लेता था, लेकिन ये डेवलपमेंट दिखाता है कि भारतीय प्राइवेट सेक्टर भी अब प्रपल्सन टेक्नोलॉजी में एंटर कर चुके हैं। हालांकि कंपनी ने कहा कि ये इंजन पूरी तरीके से अभी तैयार नहीं है और इसका रोड मैप बन चुका है। फिलहाल प्रोजेक्ट की शुरुआत टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्टेज पर आ चुकी है। वहीं भारत की प्राइवेट सेक्टर की कंपनी याली एरोस्पेस ने एक नया वीटोल ड्रोन पेश किया है जो पूरी तरीके से भारत में डिजाइन और मैन्युफैक्चर किया गया है और इस कंपनी के संस्थापक हैं दिनेश बालूराज और अनुराग गणेशन। ये ड्रोन वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग यानी कि वीटोल ड्रोन है। ड्रोन का विंग स्पैन है 2.5 मीटर और यह स्टेल्थ लुक के साथ बना है। इसे मुख्य तौर पर ISR के लिए तैयार किया गया। ये ड्रोन दोस्तों क्वाड आर्म टिल्ट रोटर के साथ आता है, स्वैपेबल पेलोड्स हैं, 1080p रियल टाइम फीड दे सकता है इंक्रिप्टेड सेटकॉम लिंक के जरिए, लो अकॉस्टिक सिग्नेचर प्लस रडार एब्जॉर्बमेंट कोटिंग इस पर लगाई गई है यानी कि रडार पर ये दिखेगा नहीं। इसमें AI ऑटोनॉमी है, मतलब साफ है कि इसे LOC या फिर फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस पर तैनात किया जा सकता है जो कि लंबे समय तक निगरानी कर सकता है। दोस्तों HAL में बना पहला HTT-40 सीरीज प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट TH-4001 ने अपनी पहली उड़ान भरी है। ये वही एयरक्राफ्ट है जो आने वाली पीढ़ी के एयर वॉरियर्स को ट्रेनिंग देगा। HTT-40 एक पूरी तरह स्वदेशी बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। 2 सीटों वाला टर्बोप्रॉप इंजन से लैस है जो एरोबेटिक्स, इंस्ट्रूमेंट और नाइट फ्लाइंग ट्रेनिंग के लिए बनाया गया है। ये उड़ान सिर्फ एक टेस्ट नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भर वायु शक्ति का एक और ऐतिहासिक कदम है। दोस्तों वहीं भारत सरकार अब सशस्त्र बलों के लिए 6 फास्ट पेट्रोल बोट्स खरीदने की तैयारी शुरू कर चुकी है। इसके लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी कर दिया गया है और ये बोट्स सेना को छोटे टीम ऑपरेशंस जैसे कि सर्विलांस और रिकॉनेसेंस मिशंस, कीचड़ भरे पानी में गश्त और डोमिनेशन करने के लिए हाई स्पीड इंटरवेंशन ऑपरेशन में मदद करेगा। यानी कि ये बोट्स उन जगहों पर काम आएंगी जहां बड़े नौसैनिक जहाज नहीं पहुंच पाते। ये प्रोजेक्ट बाय इंडियन IDDM कैटेगरी में है, मतलब ये बोट्स पूरी तरीके से भारत में डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर होंगी। कम से कम 60% स्वदेशी कंटेंट इनमें होना जरूरी है। भारतीय सेना ने दोस्तों सभी ड्रोन्स और लॉइटरिंग म्यूनिशंस बनाने वाली कंपनियों को एक चेतावनी दी है। भारतीय सेना ने कहा कि अगर आपके ड्रोन GPS जैमिंग के बिना काम नहीं कर सकते तो भविष्य के कॉन्ट्रैक्ट्स को भूल जाइए। अगस्त 2025 के ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना ने कई ड्रोन कंपनियों के साथ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ट्रायल किए। 46 भारतीय कंपनियों ने इसमें हिस्सा लिया, लेकिन 80% ड्रोन और हथियार सिस्टम GPS बंद होते ही फेल हो गए या तो क्रैश हो गए। मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताई थी जानकारी, क्योंकि ज्यादातर ड्रोन सिर्फ सैटेलाइट GPS पर ही निर्भर थे। जैसे ही जैमर एक्टिव हुआ वो रास्ता भटक गए या रुक गए। इनमें से कुछ तो सस्ते कमर्शियल GPS चिप से चलते थे जो आसानी से स्पूफ किए जा सकते थे। हालांकि केवल कुछ सिस्टम जैसे कि आइडिया फोर्स का जोल्ट UAV ने बिना GPS के भी AI और कैमरा बेस्ड नेविगेशन से उड़ान पूरी की। भारतीय सेना की नई पॉलिसी के तहत अब से हर UAV प्रोजेक्ट में GPS डिनाइड नेविगेशन सर्टिफिकेशन जरूरी है। जो सिस्टम जैम प्रूफ नहीं होंगे वो आर्मी की 25,000 करोड़ की UAV परियोजनाओं में शामिल नहीं होंगे। सेना अब AI बेस्ड ऑटोनॉमस ड्रोन्स चाहती है जो जैमिंग, ब्लैकआउट या दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक हमलों के बीच भी सटीक उड़ान और अटैक कर सके।
वहीं भारत की एक स्टार्टअप कंपनी एलनेट हेलीकॉप्टर प्राइवेट लिमिटेड ने इंडियन आर्मी के लिए अपना अनमैन्ड कार्गो हेलीकॉप्टर तैयार किया है। इस हेलीकॉप्टर की खास बात यह है कि ये बिना पायलट के 70 किलोग्राम तक का वजन ले जा सकता है, वो भी 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये बैटरी ड्रोन नहीं है बल्कि फ्यूल से चलता है, इसलिए 3 घंटे तक लगातार उड़ सकता है। रेंज 500 किलोमीटर है, रिफ्यूलिंग का टाइम सिर्फ 10 मिनट, स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो इसमें ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस सेंसर्स, जीपीएस प्लस इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, 4G/5G और सैटकॉम कम्युनिकेशन, फुल डेटा इंक्रिप्शन और लगभग 70% पार्ट्स इसके भारत में बने हैं। भारतीय सेना इनका इस्तेमाल ऊंचाई वाले इलाकों में सप्लाई भेजने के लिए कर सकती है। दूर दराज चौकियों पर राशन और दवाइयां पहुंचाने के लिए भी इनका इस्तेमाल हो सकता है। लेट्स सी इनके ट्रायल्स अगर सफल होते हैं तो फिर बात आगे बढ़ेगी। दोस्तों, एक बड़ी अपडेट आई है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, जिसके बाद आप भी मानेंगे कि राफेल फाइटर जेट वाकई में कितना ताकतवर है। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक जब भारतीय फाइटर जेट्स पाकिस्तान के भीतर ऑपरेशन कर रहे थे तब पाकिस्तानी एयरफोर्स ने सरगोदा और मुसाब बेस से F-16 फाइटर जेट्स को उड़ाया। F-16 के पास AIM-120C एमराम मिसाइलें थी और उन्होंने Su-30 MKI की स्ट्राइक फॉर्मेशन को रडार पर लॉक कर दिया। सोचिए दोस्तों, सिर्फ कुछ सेकंड की दूरी पर एक बड़ा अटैक भारत के ऊपर हो सकता था, लेकिन तभी मैदान में उतर आता है राफेल फाइटर जेट और यहां से शुरू होता है राफेल की असली ताकत का अनुमान। दरअसल दोस्तों, राफेल में लगा है थियल्स का स्पेक्टर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, जो कि दुश्मन के रडार और मिसाइल्स के सिस्टम को भ्रमित कर देता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब 2 पाकिस्तानी एयरफोर्स के F-16 ने Su-30 MKI पर AIM-120C मिसाइलें लॉक की, तब साथ उड़ रहे राफेल ने स्पेक्ट्रा को एक्टिवेट कर दिया, जिससे कि कुछ सेकंड में F-16 के रडार लॉक टूट गए, एमराम मिसाइलें फायर नहीं हो पाई और Su-30 MKI ने अपनी स्ट्राइक मिशन सुरक्षित तरीके से पूरी कर दी। स्पेक्ट्रा ने F-16 के रडार को फेक सिग्नल, नॉइज और फॉल्स टारगेट से भर दिया। इस तकनीक को कहते हैं डिजिटल रेडियो फ्रीक्वेंसी मेमोरी जैमिंग। मतलब राफेल ने दुश्मन के रडार को झूठा डेटा दिखाया, जिससे F-16 को लगा कि उसका टारगेट गायब हो गया। इंडियन एयरफोर्स के मुताबिक स्पेक्ट्रा ने सिर्फ डिटेक्ट नहीं किया, उसने पूरे स्पेक्ट्रम पर दबदबा बना लिया। 12 सेकंड में F-16 का लॉक टूटा, किसी भी मिसाइल को फायर नहीं किया जा सका और भारतीय स्ट्राइक पैकेज ने अपने टारगेट्स पर रैम्पेज स्टैंड ऑफ मिसाइलों से सटीक वार किया। ना कोई नुकसान, ना कोई गलती, सिर्फ सर्जिकल प्रिसीजन और तकनीक की जीत। ये घटना साबित करती है कि राफेल फाइटर जेट एक फाइटर जेट नहीं है, बल्कि एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म भी है। इवन स्पेक्ट्रा सिस्टम ने पहले भी JF-17 की PL-15E मिसाइल लॉक्स को भी तोड़ा था और अब F-16 के एमराम लॉक को भी निष्क्रिय कर दिया। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर देगा। वहीं कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को भारत का पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर जहाज सौंपा है, जिसका नाम माहे है, जो कि 8 जहाजों की एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट सीरीज का पहला है। इस जहाज की खासियतों की बात की जाए तो पूरी तरीके से देसी डिजाइन और निर्माण है इसका। 78 मीटर्स की लंबाई है। इससे शैलो वाटर्स में स्पीड, एजाइलिटी और ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। इसका इस्तेमाल अंडर वाटर सर्विलांस, सर्च एंड रेस्क्यू, लो इंटेंसिटी मैरीटाइम मिशंस और माइन लिंक में किया जा सकता है। बाकायदा माही में मॉडर्न सेंसर्स और एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम लगे हैं। नौसेना की कोस्टल डिफेंस और एंटी सबमरीन कैपेबिलिटीज को ये मजबूत करेगा। तो ये देखिए टॉप डिफेंस अपडेट वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।